नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। यह वीडियो एक सम्राट की दास्तान है जिसने पत्थरों पर अपना इतिहास लिखा, जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया, जिसके इतिहास को दबाने, मिटाने और जमीन में गाड़ने का कार्य लगातार होता रहा और अभी भी हो रहा है। लेकिन उनमें कुछ तो बात थी। उनकी खींची हुई पत्थर पे लकीरें आज भी जमीन का सीना चीर कर बाहर निकल आती हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट यानी कि वीडियो 87 नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक अवेलेबल है। सर विलियम जॉन्स बंगाल प्रेसिडेंसी में सुप्रीम कोर्ट के जज तथा एंशियंट इंडिया के स्कॉलर। एक दिन वो अचानक से बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्हें प्राचीन भारत के कुछ स्तंभों पे लिखे वर्ड्स को समझने में काफी दिक्कतें हो रही थी। वह काफी बेचैन थे कि कैसे उसको समझें। उनने उन स्तंभों पे लिखे हुए शब्दों की एक पांडुलिपि कागज पे तैयार करवाई और बनारस के तत्कालीन हाकिम के पास उसकी छाप भेजी। उस समय बनारस को ब्राह्मणों ने विद्वता का गढ़ प्रचारित कर रखा था और यह भी प्रचारित कर रखा था कि सृष्टि के जन्म से लेकर कलयुग के तत्कालीन दिन तक की एक एक अवधि का संपूर्ण ज्ञान वो रखते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के हाकिम ने बनारस के सभी प्रकांड विद्वानों को इस लिपियों को पढ़ने और इसका अनुवाद का जिम्मा सौंपा। एक विद्वान पंडित ने उस लिपि को पढ़कर बताया कि इस पर युधिष्ठिर का गुप्त वनवास लिखा है। इतना ही नहीं, उस विद्वान पंडित ने अशोक की लिपि को पढ़ने के लिए एक जाली किताब भी लिख डाली और बताया कि उसने बिल्कुल सही पढ़ा है। 50 सालों से भी ज्यादा समय तक उस विद्वान पंडित की बात सत्य मानी जाती रही और स्तंभ को महाभारत काल का प्रचारित किया जाने लगा। लोग उसे भीम की गदा के नाम से जानने लगे। दुनिया के एक महान भारतीय फिलोसोफर बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले कहा था, चांद, सूरज और सत्य अधिक देर तक छुप नहीं सकते, और यही हुआ। 1836-38 के बीच जेम्स प्रिंसेप ने यह लिपि पढ़ डाली। लोगों की आंखें फटी रह गई, दिमाग सुन्न हो गया जब यह पता चला कि यह कोई भीम की गदा या लाठी नहीं है, न ही इस पे युधिष्ठिर के गुप्त वनवास काल के बारे में लिखा है, बल्कि यह तो करीब 2250 ईयर्स पहले के सम्राटों के सम्राट अशोक के लिखवाए गए स्तंभ लेख हैं। दरअसल षड्यंत्र की यह पहली घटना नहीं थी। 1351-1388 के मध्य फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में, वह भी सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए इन स्तंभों को टोपरा से दिल्ली मंगवा लाए थे। उसने तमाम ब्राह्मण विद्वानों को बुलवाया और उसे पढ़ने का आदेश दिया। सभी ब्राह्मण विद्वान आते, अपनी ढपली अपनी राग गाते। किसी भी विद्वान का ट्रांसलेशन एक दूसरे से मैच नहीं करता। नतीजा, कोई भी न पढ़ सका और न ही उसका कोई विवरण दे सका। यह वो दौर था जब भारत से बौद्ध मार्गी पूरी तरह से समाप्त किए जा चुके थे। फिर पढ़ता कौन? समय बीता, मुगल काल आया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और वो उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। और सम्राट अशोक जो है मौर्य साम्राज्य से संबंध रखते थे और कलिंग युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म पूरे भारत में संपूर्ण रूप से फैलने लगा था। और साथ ही साथ फैल रहा था सम्राट अशोक के राज्य का भी प्रसार जो हुआ वो ईरान से लेकर बर्मा तक सम्राट अशोक के राज्य जो है वो फैल गया। इतना लंबा राज्य होने के बाद और एक शांति प्रिय राजा होने के बावजूद भी कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उसका कारण ये था कि सम्राट अशोक ने अपने स्तंभों पर अपने कलिंग युद्ध का वर्णन उकेरा था। उस कलिंग युद्ध के वर्णन को सुनकर अच्छे आक्रमणकारी पीछे हट जाते थे और भारत पर अपना आक्रमण करने का इरादा त्याग देते थे। तो ये सम्राट अशोक की महानता थी जिनके इतिहास को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया गया। और यह प्रयास किया गया सम्राट अशोक के बाद 10वें जो शासक थे बृहद्रथ मौर्य, जो मौर्य वंश के शासक थे बृहद्रथ मौर्य, उनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने विश्वासघात करके कर दी। और पुष्यमित्र शुंग ने पूरे मौर्य साम्राज्य को हड़प लिया और अपना एक ब्राह्मण साम्राज्य की नींव डाली। और साकेत जिस साकेत पर आज विवाद है, जिस साकेत को कहा जाता है कि यह भगवान राम की जन्मभूमि है, असल में वह साकेत बौद्ध नगरी थी जिस साकेत को
का नाम अयोध्या बदलकर पुष्यमित्र शुंग ने रखा था। और पुष्यमित्र शुंग ने ही खुद को प्रतीक मानकर, राम को प्रतीक मानकर खुद के जीवन पर कथा लिखवाई जिसका नाम रामायण था। इस प्रकार से बाद में फिर ब्राह्मणों ने पूरी तरीके से बौद्ध साहित्यों में घालमेल करने का या बौद्ध साहित्य को नष्ट करने का प्रयास किया और साथ ही साथ बौद्ध भिक्षुओं का एक बड़े स्तर पर कत्लेआम किया, जिससे सम्राट अशोक की लिपि और सम्राट अशोक के स्तंभों पर जो लिखा गया था, जो वर्णन है, वो एक तरीके से उस पर धूल सी छा गई थी। जिस धूल को हटाने का कार्य अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने किया और उन्होंने ये खुलासा किया कि सम्राट अशोक ने जो लौह स्तंभ, जो महान लौह स्तंभ था जिसे कि भीम की गदा बताया जा रहा था, वो असल में सम्राट अशोक का ही था। अब आगे देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। अकबर ने भी इन स्तंभों को पढ़वाने की लाख कोशिश की, लेकिन सारे ब्राह्मण विद्वान बिल्कुल ही फेल रहे। सबने इधर उधर की बातें बताई और सभी ने अलग अलग बातें बताई। देखिए क्या हुआ था कि फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का, तुगलक डायनेस्टी का जो मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था, उसने भी स्तंभ को जो है दिल्ली से टोपरा से दिल्ली मंगवा लिया था इन स्तंभों को। और इन लौह स्तंभों को पर लिखे हुए अभिलेखों को पढ़ने के लिए ब्राह्मणों को कहा गया, कि ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया कि आप इसका मतलब बताइए, लेकिन ब्राह्मण उसमें सफल नहीं हो सके। फिर बाद में क्रुद्ध होकर फिरोज शाह तुगलक ने जो जजिया कर, जिससे ब्राह्मणों को मुक्त रखा गया था अभी तक, और ये जजिया कर फिर ब्राह्मणों पर भी लगा दिया गया। और देखिए बहुत सारे मंदिर जो थे ब्राह्मणों के, जिनके बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रांत आए, उन्होंने मंदिर तोड़े, असल में वे मंदिर विलासिता के अड्डे हुआ करते थे ब्राह्मणों की। और ब्राह्मण कई तरह के, जैसे कि देवदासियाँ प्रथा भी प्रचलित थी, और इस तरीके से वो छोटी कन्याओं का भी शोषण किया करते थे। और ये भी मैं खुलासा करूँगा कि बंगाल के जो विधवा आश्रम थे, उनके रिकॉर्ड बताते हैं कि किस तरीके से एक वृद्ध व्यक्ति भी एक छोटे से छोटी बालिका से शादी कर लेता था, और वृद्ध व्यक्ति कुछ समय में मर जाता था, और वह बालिका 5 साल की, वह बालिका 7 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में जब विधवा होती थी, तो संपूर्ण जीवन के लिए वह विधवा हो जाती थी। तो इस तरह की कई बातें हैं जिनका मैं खुलासा करूँगा अपनी दूसरी वीडियो में। जैसे लोग कह सकते हैं कि आप जो कहते हैं उसका प्रूफ नहीं देते, मैं जो बात बोलता हूँ बिना प्रूफ के नहीं बोलता हूँ। और किस तरीके से सम्राट अशोक के साथ, सम्राट अशोक के एक महान इतिहास पर उसे धूल धूसरित करने का प्रयास किया गया। लेकिन देखिए सत्य कभी नहीं छुपता है। ब्राह्मणों ने कितनी ही कोशिशें की, लेकिन अंग्रेजी इतिहासकार जो थे जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने इस सत्य को खोल दिया कि अशोक की विरासत जो है वो कितनी महान थी, किस प्रकार से साम्राज्य जो अशोक का था वो ईरान से बर्मा तक फैला हुआ था, और किसी आतताई की हिम्मत नहीं होती थी कि भारत की ओर आंख उठाकर भी देखे। और जैसे ही सम्राट अशोक का शासनकाल खत्म होता है, ब्राह्मण साम्राज्य की नींव पड़ती है, तो ब्राह्मण साम्राज्य देखिए किस तरीके से उस पर आक्रमण होने लगते हैं। ब्राह्मण साम्राज्यों के शस्त्र उठाने का अधिकार केवल क्षत्रिय लोगों को, गिने चुने लोगों को ही होता है, जिनमें ज़रूरी नहीं होता कि सभी टैलेंटेड हों, लेकिन जो भारत के मूल निवासी लोग हैं, जो मेहनतकश लोग थे, उन्हें हथियार उठाने की इजाज़त नहीं होती। इसका परिणाम ये होता है कि भारत बार बार गुलाम होता है। और इसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी से ही हो जाती है, जब मोहम्मद बिन कासिम, अरब का व्यापारी, अरब का जो शासक था, वो सिंध के शासक दाहिर जो ब्राह्मण था उसे पराजित कर देता है। और इसके बाद तो देखिए सिलसिला शुरू हो जाता है, वो थमता नहीं है। और मज़े की बात ये होती है कि मुग़ल शासकों के साथ या अफ़गानी शासकों के साथ भी खुद ब्राह्मण ने या राजपूतों ने मैत्रियाँ रखी, जिसके कारण भारत जो था वो और अधिक गुलाम होता चला गया था। अब आगे देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। तो सवाल यह है कि जेम्स प्रिंसेज ने अशोक स्तंभ की लिपि आखिर पढ़ी कैसे? भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह अपनी पुस्तक सम्राट अशोका न्यू पर्सपेक्टिव, जो कि किंडल वर्जन में अवेलेबल है, आप सभी को पढ़नी चाहिए। यह एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। किंडल वर्जन के पेज 104 में लिखते हैं, कोई भी अज्ञात लिपि तब पढ़ी जाती है जब उसका द्विभाषी अभिलेख मौजूद हो, जिसमें कि एक लिपि
ज्ञात हो। अशोक के अभिलेख द्विभाषी थे और दूसरा कारण यह भी था कि अभिलेख काफी लंबे हों ताकि बार बार किसी खास लिपि चिन्ह को आने पर उसके संकेतों को पकड़ा जा सके। अशोक के अभिलेख लंबे हैं जिसमें एक ही लिपि चिन्ह बार बार आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जिसे अभिलेख पढ़ना था उसी ने खोए हुए इतिहास को जानने में, उसको सामने लाने में तत्परता दिखाई। जिसे सम्राटों के सम्राट के महान इतिहास को जमीन में दफन करना था या किए थे, वो भला उन स्तंभों पर क्या लिखा है उसके बारे में सत्य क्यों बताते। उल्टे सत्य बताने की बजाय अपनी काल्पनिक कथा कहानियां रामायण और महाभारत और थोप दिए। लेकिन ये षड्यंत्रकारी प्रजाति अभी भी जिंदा है। देखिए, ये षड्यंत्रकारी जो प्रक्रिया है वो अभी तक जिंदा है, ये बिल्कुल सच कहा जा रहा है। जिस प्रकार से अशोक के लौह स्तंभ को भीम की गदा बताया जाता रहा, ठीक उसी प्रकार से देखिए पूरी जगन्नाथपुरी एक पूरी तरीके से बौद्ध विहार था। इसका जो खुलासा है मैंने अपनी पुरानी एक वीडियो में किया है कि किस तरीके से बौद्ध जो मंदिर थे उस पर कब्जा करके उन्हें अपने काल्पनिक देवताओं के मंदिरों से ब्राह्मणों ने बदल दिया। ये सारा जो है ये पहली वीडियो में बता चुका हूँ। और जिस तरह से भीम की जो गदा है उस बताई जाती रही अशोक के स्तंभ को, ठीक उसी तरह से जो भूमि है, जो साकेत की बौद्ध भूमि है, उसको ये बताया जा रहा है कि यहाँ श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। और विडंबना ये है कि भारत की प्रजा ये बात जानती ही नहीं और कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा कि वहाँ पर बौद्ध विहार बनना चाहिए। वहाँ पर सब मंदिर बनने के पक्ष में भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा है और जो दलील दी जा रही है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा कि वहाँ बौद्ध भूमि है, सुप्रीम कोर्ट उनको बिल्कुल खारिज कर दे रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जबकि वहाँ से बौद्ध अवशेष मिले। ठीक उसी तरीके से एक समय ऐसा आया था जब बौद्ध भिक्षुओं का सर काटा गया था। और याद कीजिए वो समय कब था, वो समय था पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण व्यक्ति का, जिसने सत्ता संभाली थी। उसके सत्ता संभालते ही देखिए कि बौद्धों की हर अर्जी को खारिज किया जाता था और कत्लेआम किया जाता था। आज खैर कानून का राज है और ये लोग सीधे चाहें अगर ये कानून ये तो इनका बस चले तो खैर ये कत्लेआम भी कर दें, लेकिन अब सीधे सीधे कत्लेआम तो मचा सकते नहीं हैं। इसलिए बौद्धों की हर दलील को एकदम से खारिज कर रहे हैं। और आज राज्य किसका है? नरेंद्र मोदी, जो कि आरएसएस का एक मोहरा है। और आरएसएस एक ब्राह्मणवादी संगठन है निश्चित रूप से। भले एक आरएसएस कुछ भी कहे कि हम तो सभी जातियों को लेकर चलते हैं, लेकिन आप मान लीजिए आरएसएस की जो नीतियाँ हैं वो ब्राह्मणकारी नीतियाँ हैं। गोलवलकर ने भी अपनी नीतियों को पूरी तरीके से स्पष्ट किया था कि देश की बहुसंख्यक आबादी के पास पैसा नहीं रहना चाहिए। ये गोलवलकर ने ही कहा था, गोलवलकर ने, जो कि आरएसएस के प्रमुख थे। और आरएसएस एक ब्राह्मणवादी संगठन रहा है और नरेंद्र मोदी आरएसएस का मोहरा है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आज भी ब्राह्मणवादी सरकार ही है और ब्राह्मणवादी सरकार में ही आज भी बौद्धों की अर्जी को खारिज किया जा रहा है कि वहाँ बौद्ध मंदिर बनना चाहिए। जबकि देखा जाए तो ये पूरी विरासत सम्राट अशोक से लेकर जो चली आ रही थी बृहद्रथ मौर्य तक, और सातवाहनों से लेकर कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को पूरी निष्ठा से अपनाया, तो इसी से सिद्ध हो जाता है। और हर्षवर्धन से लेकर कनिष्क ने भी पूरी श्रद्धा से निभाया। बौद्ध यात्रियों का कितना सम्मान होता था, कितना जैसे कि फाइयान या ह्वेन स्वांग, इनका कितना सम्मान होता था, ये भी हम देख चुके हैं भारत के इतिहास में। तो इतनी लंबी बौद्ध विरासत होने के बावजूद भी श्री राम का मंदिर बनना अपने आप में ही एक बड़ी विडंबना की बात है कि ब्राह्मणवादी तत्व जो है, ब्राह्मणवादी तत्वों की यहाँ सुनी जा रही है और पूरे देश जो बौद्धमय था कभी, उसकी बात को, उसके बौद्ध भिक्षुओं की बात को अनसुना किया जा रहा है। तो ये कॉन्स्पिरेसी जो है बहुत ही खतरनाक कॉन्स्पिरेसी है और ये जब तक जिंदा रहेगी तब तक यहाँ पर जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके साथ अन्याय होता ही रहेगा। और उस अन्याय को भी न्याय के रूप में देखिए कि न्याय बताया जा रहा है। मुसलमानों के साथ एक झगड़ा क्रिएट करना और उसके बाद उस झगड़े को जीतकर ये बहुसंख्यक लोगों के सामने ये पेश करना कि हमने तो न्याय पा लिया है, हमने तो मुसलमानों को चुनौती दी। देखिए, मुसलमानों ने कभी भी दलितों के अधिकारों का विरोध नहीं किया, ये इतिहास रहा है। मुसलमानों ने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया। मुसलमानों ने जब बाबा साहेब आम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे थे, दूसरी गोलमेज सभा में वो शर्तें रख रहे थे, महात्मा गांधी के साथ उनका संवाद हो रहा था, तब गांधी जी ने मुसलमानों से कहा था कि आप अम्बेडकर का साथ छोड़ दीजिए और किसी भी तरीके से उनका विरोध कीजिए, उनके संसद में आने का विरोध कीजिए और इसके बदले में हम आपकी 20 मांगे शायद थी, वो भी मान लेंगे। उसमें गौ हत्या भी थी, यानी मुसलमानों को पूरी तरीके से शीशे में उतारने का प्रयास
महात्मा गांधी जी ने किया था, लेकिन उसमें मुसलमानों ने उनकी बात नहीं सुनी और उस समय मुसलमानों ने बाबा साहब का ही साथ दिया था। सावित्रीबाई फुले के आंदोलन के, सावित्रीबाई फुले का जो महिला शिक्षा की जो वो एक महिला शिक्षा की जो एक वो अगुवाई कर रही थी, उसके लिए स्कूल के लिए ज़मीन की जो ज़रूरत थी वो फातिमा शेख ने दी थी, एक मुसलमान ने दी थी। इसी तरह से बाबा साहेब आम्बेडकर को चौड़ार तालाब का आंदोलन करने के लिए भी जगह जो है मुसलमानों द्वारा दी गई थी। तो मुसलमानों ने कभी भी, देखिए मुसलमान 90% जो मुसलमान देश में रहते हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, वो भारत के ही हैं। वो उनमें से थोड़े बहुत मुसलमान ईरानी पर्शियन हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो आबादी है वो यहीं की भाषा को बोलने वाली है। और चूँकि यहाँ जो उनको मूल निवासी जो यहाँ का बहुजन समाज था उसके साथ अन्याय किया जाता था, तो उनका झुकाव कुछ ऐसे सूफी मतों की ओर हुआ या कुछ ऐसे धर्मों की ओर हुआ जिनमें बराबरी दी जाती थी। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमान जो है वो विदेश के नागरिक हैं। थोड़े बहुत मुसलमान पर्शियन ईरानी हैं, लेकिन एक मेजॉरिटी जो है, एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है भारत में, वो 90% जो है वो भारतीय ही है। और वो भी एक बौद्ध विरासत से कहीं ना कहीं जुड़ी रही है, इसलिए वो बौद्ध विरासत का उसने विरोध नहीं किया। विरोध करने वाले कौन लोग हैं? अगर बौद्ध विरासत की आप बात करते हैं तो यही जो सवर्ण मानसिकता वाले या ब्राह्मणवादी संगठन के लोग हैं वो विरोध करते हैं। मुसलमान तो अब भी विरोध नहीं करेगा बौद्ध, जबकि मुसलमानों का तो एक, मैं आपको मौलाना सज्जाद नौमानी का एक भाषण दिखा सकता हूँ जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि पूरी अयोध्या जो थी वो बौद्ध जो है बौद्ध अवशेषों से पटी पड़ी है पूरी वो। तो बौद्ध धर्म का एक अपना अलग एक महत्व रहा है, इतना लंबी उसकी विरासत है, उसके बाद भी राम मंदिर का बनना निश्चित रूप से एक ब्राह्मणवादी कॉन्स्पिरेसी का सफल होना है। चलिए आगे देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। अभी भी जैसे ही कोई उत्खनन होता है, चाहे वह मौर्यकालीन का हो, गुप्तकालीन का हो या फिर सिंधु सभ्यता की घाटी, तुरंत ही उसे रामायण और महाभारत का प्रचारित करना शुरू कर देते हैं। दरअसल सम्राट अशोक ने अपने समय पे स्तंभों पे लेख खुदवाए थे। दिल्ली टोपरा वर्जन में 7 तरह के लेख मिले हैं, जिनमें से 6 अभिलेख 243 BC में लिखवाए गए थे तथा 7वां स्तंभ का लेख 242 BC में लिखा हुआ था। इन स्तंभों पे सम्राट अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार की बातें लिखी थी। उदाहरण के तौर पे प्रथम स्तंभ के लेख, उसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन आपको बता देता हूँ। यह धम्म का नारा मेरे राज्याभिषेक के 26 साल बाद लिखा गया था। इस दुनिया में खुशी और धम्म के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार, बहुत ही ज्यादा सम्मान, बहुत ही ज्यादा स्वचिंतन, बहुत ही ज्यादा बुराइयों के प्रति डर के बिना नहीं पाया जा सकता है। लेकिन मेरे निर्देश से धम्म और धम्म के प्रेम के संबंध में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई है और बढ़ती रहेगी। और मेरे उच्च, निम्न और मध्यम श्रेणी के अधिकारी धम्म के अनुरूप और अभ्यास कर रहे हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में महामात्रा वही कर रहे हैं और ये मेरे निर्देश हैं। धम्म की रक्षा करना, धम्म के माध्यम से सुख करना और धम्म की रक्षा करना। दरअसल आज भी आपने देखा होगा कि जब कहीं भी उद्घाटन होता है, लोग शिलान्यास लगवाते हैं, पत्थरों पे या बोर्ड पे लिखवाते हैं। आप समझ सकते हैं यह संस्कृति मौर्यकालीन ही संस्कृति है। एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें सम्राट अशोक के समस्त शिलालेखों पे क्या लिखा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी का विवरण होगा। सम्राट अशोक के समय में शिल्प कला बहुत ही ज्यादा विकसित थी। उनके बनाए हुए स्तंभों पर शानदार चमक है, ऐसी चमक कि धातु के स्तंभ प्रतीत होते हैं। अंग्रेज यात्री टॉम काइंट इसे धातु स्तंभ समझ बैठे थे, जो 17वीं सदी में मुगल काल में भारत यात्रा पर आए थे। उन्होंने दिल्ली टोपरा स्तंभ देखा और लिखा कि यह पीतल की परत चढ़ा स्तंभ है। ऐसा भ्रमित होने वाले वह पहले व्यक्ति नहीं थे। 19वीं सदी के आरंभ में आए बिशप हैबर को भी यही भ्रम हुआ। उनने लिखा यह ढली हुई धातु का है। हैरतअंगेज इंजीनियरिंग के इस कमाल के स्तंभों को जब फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाए थे, तब इसे खींचने के लिए 8400 लोग लगे थे, वो भी
तब जब इसे कोई 150 मील ले जाना था। सोचिए सम्राट अशोक के इंजीनियरों ने कैसे इसे चुनार में इसका निर्माण कर टोपरा भेजा होगा, यह अपने आप में एक अचरज का विषय है। इसी तरह सम्राट अशोक द्वारा बनवाया हुआ एक और स्तंभ कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया था, जिसकी चमक आज भी बरकरार है, जिसे 19वीं सदी में जेम्स प्रिंसेस ने ही पढ़ा था। शम्स ए सिराज अफीक सुल्तान अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में अशोक स्तंभ टोपरा से दिल्ली लाए जाने का वृत्तांत के बारे में लिखते हैं कि सुल्तान ने स्तंभ उखाड़ने के बाद इसे खरोंच न लगे इस कारण रेशम की रुई पे रखवाया था। लेकिन जब जेम्स प्रिंसेस इसे पढ़ रहे थे तब इस पिलर से कई हिस्से उखड़े हुए उन्हें प्राप्त हुए थे। उन शब्दों को अन्य पिलर पर लिखे हुए शब्दों की मदद से रिकवर कर लिया गया था। उसका मैं आपको हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। दीवान पीएम का आदेश कौशाम्बी में महामात्रों यानी कि महामंत्रियों, जो कोई भी संघ को विभाजित करता है जो अब एकजुट है उसे संघ में प्रवेश नहीं दिया जाना है। जो कोई भी चाहे वह भिक्षु हो या फिर नन, संघ को विभाजित करने के लिए सफेद कपड़े पहनने और मठ में रहने के अलावा कहीं और निवास करना है। अर्थात ये वैसे लोगों यानी कि फिफ्थ कॉलमनिस्ट अर्थात पंचमांगियों की बात कर रहे हैं। पंचमांगी वो होते हैं जो किसी दूसरे के संघ में घुस जाते हैं, फिर वहां अपना वर्चस्व बनाते हैं और फिर उसे तोड़कर उस पे अपना कब्जा कर लेते हैं। इन्हीं लोगों को चेतावनी देने के लिए उनने स्तंभ पे लिखवाया था और यह भी लिखा था कि ऐसे लोगों को पनिशमेंट के तौर पे संघ से निकाला तो जाए ही, साथ में सफेद कपड़े भी पहन कर रखना है। कालांतर में जब ब्राह्मणवाद का विकास हुआ तो उसने जो विधवा औरतें थीं उन्हें सफेद कपड़े पनिशमेंट के तौर पर पहनाने लगे। समय बीतता रहा, इतिहास गोते खाने लगा। जिस संघ को तोड़ने की बात उसे दंडित करने की आदेश सम्राट अशोक ने कौशाम्बी स्तंभ में लिखवाया था, उस स्तंभ का शीर्ष ही तोड़ दिया गया। लेकिन उसका शीर्ष, कमल चौकी और उस पे सुसज्जित होने वाला वृषभ अलग अलग कौशाम्बी से ही 2.4 किलोमीटर की दूरी पर 1963-64 में मिला था। अगर शीर्ष कमल के चौकी पर इस खंडित वृषभ को रखा जाए तो यह सम्राट अशोक के रामपुरवा का वृषभ शीर्ष जैसा सटीक बन जाएगा। यह षड्यंत्र था, यह समय का फेर। सच्चाई सामने है। खुदाई के हर प्रमाण को रामायण या महाभारत का बताने वाले आखिर कैसे 2200 साल पहले की बात को नहीं जानते थे, यह अपने आप में ही एक बड़ा प्रश्न है। मंदिरों की शिवलिंगों में सम्यक संस्कृति के बनाए स्तंभों और उसके कलाकृतियों का इस्तेमाल करना भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है, जैसा कि मैंने वीडियो 74 और 76 में भी दिखाया है। इतिहासकार दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजिकल जियोग्राफी ऑफ द गंगा प्लेन में लिखा है कि अयोध्या के सरयू तट पर नागेश्वर नाथ मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वह अशोक स्तंभ के शीर्ष पर मौजूद उल्टे कमल पर स्थापित है। अयोध्या का यह उल्टे कमल का शीर्ष गुणवत्ता में सारनाथ जैसा है। इससे यह पता चलता है कि कालांतर में जब अयोध्या में सम्यक संस्कृति को नष्ट किया गया होगा तब उसके कलाकृतियों के ऊपर अपनी जीविका के लिए मूर्तियां, शिवलिंग बैठा दी गई होगी। अगर कोई घटना एक जगह गलती से घट जाए तो उसे भ्रम कहा जा सकता है, लेकिन षड्यंत्र तो पुनरावृत्ति करता है, बार बार करता है। गुणाकर मुले अपनी प्रसिद्ध किताब भारतीय लिपियों की कहानी पेज 37 में लिखते हैं, भुवनेश्वर के भास्करेश्वर मंदिर का शिवलिंग सम्राट अशोक के स्तंभ का रूपांतरण है। क्या अब भी आपको संदेह है? आज के प्राचीन देवी देवताओं के मंदिर, शिवलिंग भारत की मूल संस्कृति को जमीन में गाड़कर उसके ऊपर ही खड़े किए गए हैं। चीनी यात्री हेनसोंग ने 7वीं सदी में भारत की यात्रा की थी। वे बनारस भी गए थे। बनारस यात्रा का पूरा विवरण उनने अपनी पुस्तक के 7वें अध्याय में किया है। उनने लिखा कि बरना नदी के पश्चिमी भाग में अशोक का बनाया हुआ 100 फीट ऊंचा स्तूप है। स्तूप के सामने पत्थर का कांच की भांति चमकीला एक स्तंभ है। समय बीता और यहाँ भी षड्यंत्र खेल दिया गया। 1909 में विंसेंट स्मिथ ने उस जगह का परीक्षण किया
और अपनी किताब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अशोका पिलर नॉर्थ ईस्ट ऑफ बनारस सिटी डिस्क्राइब्ड बाय हेनसॉन्ग में लिखते हैं, इस अशोक स्तंभ की पहचान बरना नदी के पश्चिम में स्थित लाट सरैया में मौजूद लाट भैरव के रूप में है। सवाल यह है कि अशोक स्तंभ को लाट भैरव बनाने का खेल कब खेला गया होगा। फ्रेंच यात्री ट्रेवेनियर 1665 में बनारस की यात्रा किया था और उसकी डिटेल्स उन्होंने अपने ट्रेवलिंग डायरी के अध्याय 8 में लिखा था कि यह स्तंभ कोई 32-35 मीटर ऊंचा है। इसकी मोटाई करीब उतनी है जितनी कि 3 आदमी के मिले हुए हाथों की गोलाई है। यानी 17वीं सदी तक 100 फीट ऊंचा स्तूप को मिटाया जा चुका था, लेकिन अशोक स्तंभ बचा हुआ था। अर्थात अशोक स्तंभ को भैरव लाट 17वीं सदी से 20वीं सदी के बीच में ही बनाया गया होगा। फिल रॉबिन्सन के एक संग्रह 1865 में लिखा है कि 1809 में एक दंगे में इस स्तंभ के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर एक टूटे हुए स्तंभ को ताम्र कवच मढ़वाकर भैरव लाट की कहानी चल पड़ी। सम्यक संस्कृति की कब्र पर जीविका चलाने वाले लोग भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं। न जाने कितने ऐसे अशोक स्तंभ बर्बाद कर दिए गए, तोड़ दिए गए या जमीन में जमींदोज कर दिए गए, जिनका आज तक पता ही नहीं चल पाया। ये तो वो हैं जो किसी विदेशी यात्री से उनके लिखित नोट से या उत्खनन के द्वारा, खोज प्रमाण के द्वारा मिलान कर इनका सच डंके की चोट पर बाहर आ रहा है। सैल्यूट है सम्राट अशोक को, उनकी दूरदर्शिता को, जिनने पत्थरों पर इतनी लकीरें खींची कि लगातार 2300 साल तक षड्यंत्रकारी उन लकीरों को मिटाते रह गए, लेकिन आज भी वो जमीन चीर के बाहर निकलती है और भारत की वास्तविक संस्कृति, सम्यक संस्कृति से हम सभी को परिचय करवा ही देती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसका फीडबैक जरूर देवें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए